प्रिय विद्यार्थियों, स्वागत है आज के ई लेक्चर में आप सभी का। आज का विषय है आर्थिक कुशलता के निर्धारक तत्व। ये एमकॉम प्रीवियस ईएफएम के विद्यार्थियों के लिए है। पेपर संख्या है 104, ईए ग्रुप, नाम है इंडस्ट्रियल इकोनॉमिक्स और मैं डॉक्टर मनुष्यद पाठक, डिपार्टमेंट ऑफ ईएफएम, एसआरएल्स गवर्नमेंट कॉलेज कालाडेरा जयपुर। आप सभी विद्यार्थियों का पुनः हार्दिक स्वागत और अभिनंदन करता हूं। तो आज का विषय है आर्थिक कुशलता के निर्धारक तत्व। प्रारंभ करते हैं हम। आर्थिक कुशलता का आशय यह होता है कि फर्म उत्पादित की जाने वाले माल का चयन अत्यंत कुशलता से करे तथा उसके उत्पादन के लिए बाजार में उपलब्ध सर्वोत्तम सुविधाओं को अपनाए, जिससे कि उपभोक्ताओं को उचित मूल्य पर उत्तम गुणवत्ता का माल वितरित कर सके। यानी आर्थिक कुशलता का सीधा सीधा संबंध उपभोक्ता के हित से है, केवल फर्म के हित से ना होके। अर्थशास्त्रियों की मान्यता यह है कि यदि समाज में सभी फर्म अधिक कुशलता के साथ उत्पादन एवं वितरण से करते हैं तो व्यापक स्तर पर यह जन कल्याण की दृष्टि से उत्तम होगा। इससे समाज के दुर्लभ साधनों का उपयोग कुशलता के साथ होना संभव होगा तथा वह समाज विकास के मार्ग पर अग्रसर होगा, क्योंकि उत्पादन के जो साधन है वो दुर्लभ है और उनका कुशलता के साथ प्रयोग किया जाना आवश्यक है। इसलिए वो आर्थिक कुशलता के आधार पर वो संभव हो पाता है। आर्थिक कुशलता के निर्धारक तत्वों को दो भागों में बांटा जा सकता है। पहला है आंतरिक तत्व और दूसरा बाहरी तत्व। आंतरिक तत्व क्या है? वे सभी गतिविधियां इसमें शामिल की जाती है जो कि फर्म के प्रबंधक के कार्य को परिभाषित करती है। जितनी भी ऐसी गतिविधियां जो फर्म के प्रबंधक के लिए उपयोगी होती हैं तथा उसे किस प्रकार से काम करना है और किस प्रकार से कुशलता अर्जित करनी है, उसको जो निर्धारित करती है वो आंतरिक तत्व कहलाती है। जैसा कि हमको पता है, आर्थिक कुशलता के लिए एक प्रबंधक के लिए क्या जरूरी है? दक्ष योजना हो, उसका जो योजना बने फर्म या उद्योग की, उसका सही प्रकार से क्रियान्वयन हो, नीति में जो परिवर्तन है उसके वो अनुरूप ढल सके, तकनीकी का जो प्रयोग हो वो नवीन हो, कुशल तकनीक हो और उस तकनीक को उद्योग का या फर्म का प्रत्येक व्यक्ति उसको समझ सके, उसके अनुरूप हो सके। इतना ही नहीं, आंतरिक जो तत्व है वो स्मूथ फंक्शनिंग को बढ़ावा देता है, प्रॉपर सुपरविजन को बढ़ावा देता है, कार्य को पूरा करने के लिए साधनों की उपलब्धता पर्याप्त जरूरी है, वेतन पर्याप्त होना चाहिए। ये सभी जो है फर्म के प्रबंधक के लिए एक आवश्यक तत्व है। इन सबको पूरा किए बिना वो फर्म को आगे नहीं ले सकता है। तो ये सब आंतरिक तत्व कहलाते हैं। उपरोक्त तत्वों में प्रबंध कमी के कारण अगर इनएफिशिएंसी होगी तो आर्थिक इनएफिशिएंसी बढ़ेगी। मतलब आर्थिक इनएफिशिएंसी आंतरिक तत्वों में तभी होगी जबकि जो प्रबंधक है वो कुशल नहीं हो, वो अपना कार्य पूरी तरीके से नहीं निभा पा रहा हो, तो इनएफिशिएंसी होगी।
अर्थशास्त्री हार्वे लेविंगस्टन ने एलोकेशन एफिशिएंसी वर्सेस एक्स एफिशिएंसी अमेरिका इकोनॉमिक रिव्यू में इसका उल्लेख किया है, मैनेजमेंट इनएफिशिएंसी का। आर्थिक कुशलता के दूसरे भाग में उन संगठनात्मक तत्वों को शामिल किया जाता है जिसमें उद्योग या फर्म कार्यरत हैं। अल्प अवधि के बाजारी उतार चढ़ाव जिसमें इनपुट तथा आउटपुट फर्म के, ट्रेड यूनियन एक्टिविटीज, सरकारी नीति आदि इसमें शामिल होते हैं, इन तत्वों में यानी भारी तत्वों में। इसमें मुख्य रूप से जो संगठनात्मक तत्व है उसमें कौन कौन से तत्व आते हैं? बाजार संरचना, मार्केट स्ट्रक्चर, फर्म और उद्योगों की संख्या, जो उत्पादन कर रही है उस वस्तु का, जिसका उत्पादन करता है वो उत्पादन कर रहा है, उत्पादक के ग्राहकों की संख्या कितने होने की संभावना है, उसके कितने कॉम्पिटिटर हैं जो का सामना फर्म या उद्योग को करना पड़ेगा, फर्म प्रवेश की शर्तें क्या क्या है, वो शामिल है या नहीं। ये सब भारी तत्व कहलाते हैं, यानी संगठनात्मक तत्व हैं। अगर बाजार में प्रतिस्पर्धा अधिक है तो इनएफिशिएंसी बहुत कम होगी, क्योंकि ऐसे में इनएफिशिएंट साधन या उत्पादन उद्योग द्वारा प्रतिस्पर्धा बाजार में डाला जाएगा। यानी ऐसे कि अगर कंपटीशन ज्यादा है तो फर्म या उद्योग जो जिस वस्तु का उत्पादन कर रहा है वो उस बाजार में डाल देगा और उसको बेचने के लिए उद्योग या फर्म को एफिशिएंट होना पड़ेगा, इसलिए इनएफिशिएंसी बहुत कम होगी। अगर एक ही फर्म या उद्योग है यानी मोनोपोली की स्थिति है, कंपटीशन नहीं है, तो ऐसे में प्रतिस्पर्धा का अभाव होगा तथा फर्म उपलब्ध साधनों का प्रयोग इनएफिशिएंट होगा, क्योंकि प्रतिस्पर्धा है ही नहीं, तो जो भी काम किया जा रहा है उसमें इनएफिशिएंसी की संभावना बढ़ जाएगी मोनोपोली में की स्थिति में। ऐसे में किसी प्रकार की रोक टोक नहीं होगी, कैसे भी हालात हो जाएं। अल्प अवधि के उतार चढ़ाव में पावर ब्रेक डाउन एक उदाहरण है। जो भारी तत्व है उसमें अन्य तत्व अल्पावधि है और उसमें उतार चढ़ाव का एक उदाहरण क्या है? पावर ब्रेक डाउन। और पावर ब्रेक डाउन का क्या प्रभाव पड़ता है? इससे उत्पादन प्रभावित होगा, विक्रेता तथा लाभ गिरेगा और आर्थिक इनएफिशिएंसी खराब होगी और ज्यादा। सभी बाहरी तत्व आवंटन कुशलता को प्रभावित करते हैं, एलोकेशन एक्टिविटी को प्रभावित करते हैं। आवंटन कुशलता एक प्रकार की इक्विलिब्रियम की अवस्था है। यह उत्पादन की अवस्था है जिसमें सीमांत लागत कीमत के बराबर होती है। फर्म के सभी उत्पादन के लिए, जितने प्रकार के उत्पादन फर्म या उद्योग कर रहे हो उनके लिए सभी के लिए जो है ये एक अवस्था इक्विलिब्रियम पोजीशन को व्यक्त करती है आवंटन कार्यकुशलता। इसमें डेविएशन आर्थिक कार्यकुशलता को प्रभावित करते हैं। इसमें अगर उतार चढ़ाव होते हैं तो आर्थिक कार्यकुशलता उससे प्रभावित होती है, विशेषकर सामाजिक दृष्टिकोण के अनुसार, जिसका कि उल्लेख अर्थशास्त्री आर.एच. लेफ्टविच तथा उसके सहयोगियों द्वारा अपने लेखन में किया गया है। अतः निष्कर्ष के रूप में कहा जा सकता है कि आर्थिक कुशलता के तत्वों का सही आकलन करना बहुत मुश्किल काम है। यह केवल एक जनरल गाइडलाइन है। इसकी पूरी जानकारी फर्म या उद्योग जिस क्षेत्र में उत्पादन कर रही है
उसके आर्थिक पहलू तथा अनुभाविक यानी एम्पिरिकल एनालिसिस विश्लेषण के आधार पर इसका आकलन किया जा सकता है। तो आपने ये ई लेक्चर देखा जो कि आर्थिक कुशलता के निर्धारित तत्वों पर आधारित है। एमकॉम प्रीवियस के ईएफएम के विद्यार्थियों के लिए है विषय इंडस्ट्रियल इकोनॉमिक्स। आपको लेक्चर जरूर पसंद आया होगा, ऐसी उम्मीद करता हूँ। कमेंट बॉक्स में जाकर कमेंट कीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। धन्यवाद।